हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम और वट एवर यू फील कनेक्टिंग विथ मी। चलिए आज हम लोग चलते हैं वाक्य के दूसरे भाग पर। पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वाक्य से संबंधित जानकारी, वाक्य की परिभाषा और पदबंध को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है उपवाक्य। चलिए, उपवाक्य आया कहाँ से? तो यह आया वाक्य से। चलिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम सभी लोग सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि जो वीडियो नहीं देखे हुए हैं पहले वाले वीडियो को, उसको देख लीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब चलते हैं उपवाक्य की ओर। उपवाक्य देखिए कहते किसको हैं? उपवाक्य वाक्य का एक भाग है, यानी वाक्य का भाग है, वाक्यांश नहीं है। ये बोलेंगे वाक्य का यह भाग है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। इसको इंग्लिश में क्लाउज कहते हैं, और इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कह सकते हैं आप इस तरह से। यह दो प्रकार का होता है, एक स्वतंत्र उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य अब क्या होगा? देखिए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। चलिए इसमें देख लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस है और दूसरा मैं जाऊंगा, यहां दूसरा सेंटेंस है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि यदि वह आएगा, यह एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा मैं जाऊंगा दूसरा सेंटेंस है। सिर्फ अगर इतना सा बोल के छोड़ दिया जाए तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आखिर इसके बाद क्या होगा। जैसे मैं सिर्फ आपको बोल देता हूं कि यदि आप वीडियो देखेंगे तो, यदि आप पहला वीडियो देखेंगे तो, यदि वाक्य पर आधारित मेरा पहला वीडियो आप ना देखें तो, इतना तो लगाने के बाद मैंने अगर कुछ नहीं कहा तो आपके पास ये चीज रह जाएगा कि आखिर क्या हुआ इसके बाद। तो जिस सेंटेंस को सुनने के बाद लगे कि नहीं यह किसी और दूसरे सेंटेंस पर आश्रित है, उसे हम लोग आश्रित उपवाक्य कहेंगे, और जिसको बोलने के बाद स्वतंत्र रूप से वह अपना अर्थ स्पष्ट कर दे उसे हम लोग स्वतंत्र उपवाक्य कहेंगे। तो इसमें दोनों हो गया, यहां से यहां तक यह है आश्रित उपवाक्य और ये है स्वतंत्र उपवाक्य। चलिए अब आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अब एक बार उपवाक्य की परिभाषा भी देख लेते हैं हम लोग। उपवाक्य कहेंगे किसको? यह वाक्य का एक भाग है जिसमें उद्देश्य और विधेय, इसी को हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी कर्ता और क्रिया। अब देखिए सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए कि राम जाता है, इसमें कौन जाता है? तो राम हो गया इसमें आपका उद्देश्य, और बाकी जो बचा रेस्ट पार्ट, इसको हम लोग विधेय के नाम से जानते हैं। तो विधेय में क्या है? कम से कम एक क्रिया है, तो इस चीज में अब उलझना नहीं है। अब इसको दो भागों में बांटा गया, पहला स्वतंत्र उपवाक्य, दूसरा परतंत्र या आश्रित उपवाक्य कहेंगे इसको। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अब देख लीजिए परिभाषा, स्वतंत्र उपवाक्य किसको कहेंगे?
वाक्य का वह भाग जिसमें एक कर्ता और एक विधेय हो। विधेय को हम लोगों ने समझ लिया है, तो विधेय किसको कहेंगे, तथा जो अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है, स्वतंत्र उपवाक्य कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्लाउज भी कहेंगे और यही प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। इसके बाद आ जाइए सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसको हम लोग परतंत्र उपवाक्य या अधीन उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यह वाक्य का वह भाग है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया या विधेय, या इसको उद्देश्य और विधेय भी कह सकते हैं हम लोग, यह रहता तो है लेकिन यह अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर पाता। इसे अधीन उपवाक्य हम लोग कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम लोग दोनों सेंटेंस को समझ लेंगे। चलिए, जैसे देखिए, मान लीजिए अगर वह आता तो मैं जाता। देखिए, यहां से यहां तक अगर वह आता तो, अगर इतना सा बोल करके हम चुप हो जाएं तो हमें लगेगा कि इसके बाद कुछ ना कुछ और होना चाहिए। अब मैं जाता, अगर ये पूरा हम लिख दें तब ये सेटिस्फाई कर देगा पूरे सेंटेंस को। इतना सा सिर्फ बोलने के बाद हमारा अर्थ पूरा नहीं होता है और बोलने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा बनी रहती है, इसलिए इसको हम लोग अधीन उपवाक्य कहेंगे। इसको पहचानने का दूसरा नियम क्या है, देखिए बता रहे हैं। अधीन उपवाक्य और दूसरा है स्वतंत्र उपवाक्य। देखिए, अब अधीन उपवाक्य किसको कहेंगे। इसमें अधीन उपवाक्य में क्या है कि अगर वह आता तो मैं जाता। इसमें अधीन उपवाक्य में क्या है कि एक अगर इसके पहले एक शब्द आया हुआ है जो इसको अधीन बना देता है। इस तरह से बहुत सारे और भी शब्द हैं जो किसी उपवाक्य के पहले आते हैं और उसे अधीन बना जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर रहता जब, ज्यों, की लगा रहेगा। जैसे वह कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब देखिए, कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, इतना सा अगर आ जाए हम बोलें तो हमारे पास लगता है कि और कुछ ना कुछ होना चाहिए था इसके पहले। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस में कोई ना कोई ऐसा शब्द आ जाए जो उसको अधीन बनने को मजबूर करता हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग अधीन उपवाक्य कहते हैं। लिख लीजिए इसको आप लोग। अब देखिए, अधीन उपवाक्य और पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य का भेद नहीं होता है। अधीन उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य का भेद होता है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। देखिए, इस चीज को याद रखिएगा, कितना भेद होता है, 3 भेद होता है। अब इस चीज को हमेशा हमेशा आश्रित नहीं लिखा जाएगा। सीधे सीधे हम लोग उपवाक्य को ही, कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाएगा उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो उपवाक्य में मूल रूप से जो हमारा स्वतंत्र उपवाक्य है उसे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो उपवाक्य ही अगर पूछ दिया जाए कितने भेद होते हैं तो आप लोग बताएंगे कि इसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा कौन सा, विशेषण उपवाक्य। तीसरा कौन सा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये 3 भेद इसके हैं। सबसे पहले आ जाइए संज्ञा उपवाक्य। जब कोई उपवाक्य संज्ञा की तरह कार्य करे,
कोमा संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। अब देखिए ये चीज आ गया हमारा। प्रायः देखिए संज्ञा उपवाक्य जो है की से जुड़ा हुआ रहता है, कोहर्सी कर की। वह बोला थी, कोहर्सी कर की दीजिएगा इसमें। जब दो क्लाउज जो दो वाक्य जब एक साथ जुड़ते हैं तो कोहर्सी का की से जुड़ते हैं। वह बोला कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसमें देखिए दो वाक्य आपको पता चल गया। एक कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। बताइए इतना सा अगर सिर्फ हम बोलें कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, या कोई आदमी आए आपके पास और वह कह रहा है आपसे कि मैंने तुम्हें दिया था। अब इतना सा बोलने के बाद देखिए आपके मन में लगेगा क्या कि बोल रहा है कि मैंने तुम्हें दिया था, कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। इतना सा बोलने के बाद कुछ ना कुछ लगेगा और आना चाहिए इसमें। तो ये अकेले अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है, कहेंगे नहीं कर रहा है ये अपना अर्थ स्पष्ट। इसका मतलब यह आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य देखिए वह बोला, क्या बोला, तो बोलना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। जब किसी सकर्मक क्रिया के कर्म के रूप में कोई उपवाक्य आए तो इसे हम लोग संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यह संज्ञा किस किस रूप में प्रयुक्त हो सकती है? यहाँ पर हो सकता है कि संज्ञा जो है वह सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो सकता है कि संज्ञा जो है वह कर्म के रूप में प्रयुक्त हो। देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जिसका अपना कर्म हो, या वह क्रिया जिसमें कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो। अब अकर्मक क्रिया का भी उसी तरह से बताएंगे, वह क्रिया जिसमें कोई कर्म नहीं हो और ना ही होने की संभावना हो। अब देखिए कोई आदमी कहेगा सकर्मक, अरे नामे से तो स्पष्ट है, नाम से कैसे स्पष्ट है, सकर्मक यानी कर्म के साथ। अब कोई कहेगा कि सकर्मक क्रिया अगर आ जाए और उसका कर्म उसमें नहीं है साथ में, जैसे राम खाता है, तो खाना कौन सी क्रिया है? अब कोई स्टूडेंट कहेगा इस सेंटेंस में राम खाता है, क्या खाता है, ये तो दिया हुआ है नहीं, उससे मतलब नहीं है। आप सीधा सीधा प्रश्न कीजिए क्रिया से, क्या खाता है, किसको खाता है, क्या खाता है, इसका उत्तर मिल सकता है आपको, संभावना है। समझ जाइए संभावना है, इसका मतलब है कि वह सकर्मक क्रिया है। जिसमें कभी संभावना ही नहीं, मतलब कोई संभावना नहीं हो, जिसका कभी उत्तर ही ना दे पाए हम। जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाए आपको कि तुमने नहाया, आज तुमने नहाया, या आज तुम नहाए। इस तरह से सेंटेंस अगर हमारे पास आए तो पूछा जाएगा क्या नहाए। बताइए क्या आप उत्तर दे पाएंगे क्या नहाए? कभी उत्तर नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि नहाना अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए संज्ञा उपवाक्य में संज्ञा की तरह कार्य करेगा। दूसरा विशेषण उपवाक्य। जब कोई उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करे, कोमा विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब देखिए ये प्रायः जुटा हुआ रहेगा जो से, जिसको से, और संज्ञा के ठीक बाद आएगा वह आदमी जो बीमार है, कोरोना पीड़ित नहीं। वो आदमी आजकल देखिए कोई बीमार हुआ, खांसी उसी हुई,
तो बस सोचना शुरू कर देते हैं अरे इसको तो कोरोना हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई बीमार है तो सब बीमार जितना है सब कोरोना पीड़ित ही हो गया, ऐसी बात नहीं। या है भी कोई पीड़ित तो इसमें डरने वाली क्या बात है। उसका ही उसको हम कुछ दिन के बाद अगर ठीक ढंग से हम रहें तो बहुत लोगों ने कोरोना को हराया भी। चलिए खैर ये अलग बात है, हम लोग चलते हैं। वह आदमी जो बीमार है, देखिए यहाँ वह आदमी जो बीमार है, इतना सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, जो बीमार है। कौन? वह आदमी जो बीमार है। यहाँ पर वह आदमी सब्जेक्ट है, करता है, छिपा हुआ है यहाँ पर करता। और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य? तो आश्रित उपवाक्य। किसकी विशेषता बता रहा है? तो वह आदमी का। इस कारण से ये है आपका कौन सा? विशेषण उपवाक्य। इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे ढंग से, एक बार लिखिए। अब देखिए आ जाइए क्रिया विशेषण उपवाक्य पर। किसको कहेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य भाई? तो देखिए इसमें क्रिया विशेषण, इस पद से आप इस शब्द से परिचित होंगे पहले से। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। और अगर कोई पूरा का पूरा उपवाक्य है और वो बता रहा है किसी क्रिया की विशेषता, तो उसको कहेंगे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब कोई उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताता है, कोमा देखिए प्रायः बच्चे क्या करते हैं कि एकदम कोई जो परिभाषा है उसको एकदम रट लेते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप उसको किसी भी तरह से अच्छे शब्दों में ढाल के लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इसका दूसरा परिभाषा कैसे, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि वह उपवाक्य जो किसी क्रिया की विशेषता बताता हो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जैसे देखिए अगर तुम जाओगे तो वह नहीं आएगा, जैसे देकर के लिख सकते हैं। देखिए इसमें उपवाक्य क्या है भाई? अगर तुम जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक उपवाक्य हो गया, आश्रित उपवाक्य। वह नहीं आएगा, यहाँ आने की क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। कब नहीं आएगा या कब आएगा? अगर तुम जाओगे। कब नहीं आएगा? अगर तुम जाओगे तो वो नहीं आएगा। तो आने की जो क्रिया है इसकी विशेषता बताई जा रही है। ये प्रायः जो है यद्यपि, अगर, यदि, ज्यों, त्यों इत्यादि से जुड़ी हुई रहती है। अब देखिए इसमें हम लोग प्रायः बोलेंगे कि संज्ञा उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीनों आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर इसका क्या क्या हो सकता है नियम पहचानने का। देखिए कौहर सीकर की से अगर जुड़ा रहे तो वह संज्ञा उपवाक्य होगा। उसी तरह विशेषण उपवाक्य में देख लीजिए इसमें क्या होगा, जो, प्राय, जो, जैसा, जितना, इस तरह से अगर जुड़ा रहे तो आप समझ जाइए कि वह विशेषण उपवाक्य है। और अगर जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, अगर, जब, इन सब चीजों से जिसके द्वारा क्रिया का स्थान, क्रिया का फल, क्रिया का समय इत्यादि का बोध होता है, क्रिया के करने का माध्यम, प्रकार कैसा है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। अब हम लोग आएंगे
वाक्य के भेदों पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अलग टॉपिक आ गया, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद देखिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग इसका, जैसे रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब रचना मतलब क्या होता है? बनावट, बना हुआ कैसा है। तो इस तरह से इसको हम लोग सबसे पहला भेद कहते हैं सरल। कई बार ये क्वेश्चन आया कि रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 3 भेद। सरल वाक्य, दूसरा हम लोग कहेंगे संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। ये 3 भेद है। तीनों को आप लोग लिख लीजिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य किसको किसको कहेंगे। अब यहाँ पर लिखिए सरल वाक्य किसको कहेंगे? वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, यानी एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। लिख लेंगे इसको आप लोग। डेफिनेशन इसका अपने से लिखिएगा कि वह वाक्य जिसमें एक कर्ता हो, कम से कम एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। इसी को दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है कि इसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। इसको हम लोग कह देंगे सरल वाक्य। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या होगा? जैसे कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं इसमें कर्ता है और पढ़ना क्रिया है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं इसमें कर्ता है और अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? इसमें एक क्रिया है कम से कम। इसको हम लोग बोलेंगे विधेय। अब देखिए सरल वाक्य को परिभाषित भी कर सकते हैं। वह वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे वह घर जाता है, इसमें वह जो है यह कर्ता है और बाकी इसमें जाना क्रिया है। यहां से लेकर के यहां तक आपका हो गया विधेय, यह हो गया उद्देश्य, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इस तरह से इसको हम सरल वाक्य को परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा आ गया आपका संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य किसको कहेंगे? जिसमें एक से ज्यादा सरल वाक्य आपस में जुड़े हों और एवं या इस तरह से जुड़े हुए हों, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। वह वाक्य जिसमें एक से ज्यादा सरल वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं, कोमा संयुक्त वाक्य।
कहलाता है। अब देखिए संयुक्त वह वाक्य जिसमें एक से ज्यादा सरल वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाता है। किसको कहेंगे भाई संयुक्त वाक्य? तो इसमें देखिए प्राय सेंटेंस जो है और से, एवं से, अथवा से, या से जुड़ा हुआ रहता है। तो दोनों का दोनों आप अपने आप क्या करता है कि एक से ज्यादा सरल वाक्य में सब अपना अपना अर्थ खुद स्पष्ट कर रहा है। जैसे एक उदाहरण में दे दूं, यदि वाला नहीं, वह आया और वे लोग चले गए। देखिए इसमें वह आया और वे लोग चले गए, और से जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग है। एक सरल वाक्य ये हो गया, एक सरल वाक्य ये हो गया। दो सरल वाक्य जुटे हुए हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि यह संयुक्त वाक्य है। तीसरा नंबर आ जाइए मिश्र वाक्य पर। देखिए किसको कहेंगे मिश्र वाक्य? वह वाक्य जिसमें एक सरल वाक्य यानी सरल वाक्य तो होगा ही, इसमें देखिए कहेंगे क्या कि जिसमें इसमें दो उपवाक्य रहेगा। एक आश्रित उपवाक्य जिसमें लगा रहे कहीं पर भी, उसको आप समझ जाइए कि वह मिश्र वाक्य हो गया। यानी जैसे ही देखा आपने कि एक से ज्यादा वाक्य हैं और उसमें कोई भी एक वाक्य आश्रित उपवाक्य, इसी कारण से मैंने पहले आश्रित उपवाक्य के बारे में बताया। एक भी आपको आश्रित उपवाक्य दिख जाए, आप वहां पर कह सकते हैं कि ये सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कह सकते हैं, मिश्र वाक्य कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, उसने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। देखिए इसमें एक वाक्य उसने कहा, यह सरल वाक्य है, और इसके अधीन एक दूसरा वाक्य की से जुड़ गया तो संज्ञा उपवाक्य हो गया ये, कि मैं वहां जाऊंगा। जैसे आपने देख लिया कि मैं वहां जाऊंगा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब समझ जाएंगे कि यह अधीन उपवाक्य है। और जैसे हमने देखा कि यह अधीन उपवाक्य है, समझ जाइए कि यह मिश्र वाक्य कहलाएगा। अब इस जगह पर आप लोग सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को आसानी से पहचान पाएंगे। सरल वाक्य में किसको कहेंगे? सरल वाक्य वह वाक्य जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाएगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा संयुक्त वाक्य, इसमें अधीन उपवाक्य नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें दो उपवाक्य यानी दो वाक्य जो साधारण वाक्य जुड़े हुए रहते हैं किसी अव्यय से। किसी कौन कौन सा है? जैसे देखिए और है, एवं है, अथवा है, या है, ये सबसे जुड़े हुए रहेंगे। अब मिश्र वाक्य पे आ जाइए, तीसरा नंबर मिश्र, महर्षि का स्रोत है मिश्र, टाइटल भी होता है। अब ये नहीं सोचिएगा टाइटल है तो मिश्र वाक्य है तो झा भी होगा, शर्मा भी होगा, ठाकुर भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मिश्र वाक्य नाम है क्योंकि इसमें मिश्रित हो जाता है। कौन? एक सरल वाक्य के साथ एक अधीन या एक अंग वाक्य आ जाता है, इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। पहचानने के लिए 4 सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा आपसे कौन सा मिश्र वाक्य है, ऐसा आता है क्वेश्चन। कह दिया जाएगा कौन सा संयुक्त वाक्य है, तब आप आसानी से पहचान पाएंगे कौन सा सरल वाक्य, कौन सा संयुक्त वाक्य, कौन सा मिश्र वाक्य है। चलिए अब हम लोग इस तरह से हम लोग अभी तक जान चुके हैं क्या कि रचना या बनावट की दृष्टि से जो वाक्य हैं उसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोगों का होगा इसके बाद, ठीक आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द वाक्य के कितने भेद होते हैं तो इसके 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। चलिए अब देखिए यहाँ इनमें से कौन सा जो वाक्य है वह होगा मिश्र वाक्य। पहला मैंने दिया क, वह वहां गया जहां उसके दादाजी रहते थे।
वह अपने दादाजी के घर गया। गो वह तैयार हुआ और दादाजी के घर गया। और घ जो ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आप कि इसमें से कौन सा होगा। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। एकदम आपके ध्यान में आ गया होगा कि मिश्र वाक्य है। देखिए पहला वाला में वह वहां गया, एक सरल वाक्य और इसके साथ एक अधीन जहां लग गया है, जुड़ गया। जहां लग गया जैसे समझ में आ गई होगी बात कि यह क्या है, कि यह एक अधीन उपवाक्य है, यानी कि यही तो मिश्र वाक्य है आपका। दूसरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वह अपने दादाजी के घर गया। सरल वाक्य है, एक कर्ता है और विधेय, यानी एक उद्देश्य है और एक विधेय। वह तैयार हुआ, एक सेंटेंस ये हो गया, और दूसरा दादाजी के, वह दादाजी के घर गया, वह छिपा हुआ है और से जुड़ गया, तो यह तो संयुक्त वाक्य हो गया। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ऊपर वाला है। इसका आंसर हो जाएगा को। तो इस तरह से इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे हो सकता है डेफिनेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि वह बताइए कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, उपवाक्य की परिभाषा इनमें से कौन सी है। तो उपवाक्य वाक्य का अंश है। अब इसमें क्या क्या कहा जाएगा कि एक कर्ता है और एक क्रिया है, यानी एक उद्देश्य है, एक विधेय है। इस तरह से बातें होंगी। और अब इसके बाद हम लोग जो दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा हमारा अर्थ के आधार पर शब्द वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में अपने। तब तक आप लोग इसी पर प्रैक्टिस कीजिए। अभी हमारा पूरा ये खत्म नहीं हुआ है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा, और जब दोनों हो जाएगा अर्थ की दृष्टि से और ये दोनों, तब हम लोग आगे काम करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इस क्लास को अच्छे से मन लगाकर पढ़ने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।